नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिया गया राष्ट्र के नाम भाषण जो था उसको काफ़ी समय तक याद रखा जाना चाहिए। उसके बड़े गहरे मायने। अपनी बात की शुरुआत में वाहिद अली वाहिद एक कवि हैं, उनकी कविता की कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूँ। कब तक बोझ संभाला जाए, कहाँ तक द्वंद्व टाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैचारिक भाला अपने दुश्मनों पर, देश के अंदर जो है और देश के बाहर, उन पर फेंक दिया है। अब देखिए कितनी दूर तक जाता है और कितनी देर तक इसका असर रहता है और कितनी दूर तक असर रहता है। आज उन्होंने जो बातें कही, शुरू का उनका भाषण लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का, वो एक तरह का एकेडमिक किस्म का भाषण था। अपनी सरकार की उपलब्धियाँ, अपनी सरकार का रोड मैप, ये सब उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन 6-7 मुद्दे जो आखिर में उन्होंने उठाए, वो इस देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। उन्होंने अपने भाषण के जरिए अमेरिकन डीप स्टेट को एक तरह की चुनौती दी और कहा कि आपकी वजह से नहीं है, आपके बावजूद है हम। तो हमारी शक्ति जो है वो हमारे लोगों के कारण है। कहा भारत जब दुनिया में सबसे शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था, तब भी किसी पर हमला नहीं किया, तब भी किसी की ज़मीन हड़पने की कोशिश नहीं की। तो कहने का मतलब उनका ये था कि कमज़ोर मत समझिए। अगर हम किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं, किसी की ज़मीन नहीं हड़प रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, उसमें अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट की जो बातें आ रही हैं, और जिस तरह से हिंदुओं की हत्या पर कोई प्रतिक्रिया देने से अमेरिकी प्रशासन ने मना कर दिया है, उस सब का जवाब प्रधानमंत्री ने दिया कि इन सब बातों से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सबको उम्मीद थी, पूरे देश को उम्मीद थी, शायद दुनिया में भी जितने भारतवंशी हैं सबको उम्मीद रही होगी कि लाल किले से प्रधानमंत्री बांग्लादेश का जिक्र करते हैं कि नहीं, और बांग्लादेश का जिक्र करते हैं तो वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हैं कि नहीं। उन्होंने किया और खूब किया। उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। हमारे पड़ोस में हो रहा है, इसलिए हमारी चिंता बड़ी स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर की और देश के बाहर की ऐसी ताकतें हैं जो इस देश में अराजकता फैलाना चाहती हैं। उन ताकतों के साथ मत खड़े होइए, उनकी ताकत मत बनिए। तो देश के अंदर जो आस्तीन के सांप हैं, जिन नागों को दूध पिलाया जा रहा था, उनके बारे में भी प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि इनसे संभल कर रहिए। ये देश के विरोध में काम कर रहे हैं और ये देश विरोधी जो बाहरी ताकतें हैं उनसे मिले हुए हैं। इतना स्पष्ट हमला अपने राजनीतिक विरोधियों पर शायद ही प्रधानमंत्री ने इससे पहले किया हो। उन्होंने आज के भाषण के जरिए एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी कि वो राजनीति में अपनी विचारधारा के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे, इसकी चाहे जितनी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। और ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक बड़ा प्रस्थान बिंदु है। आपको 1996 की याद दिला रहा हूँ, जब अटल जी की 13 दिन की सरकार बनी थी। तब पहले से जो भाजपा के सहयोगी थे, अकाली दल और शिवसेना, उसके अलावा केवल जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी समर्थन में आई थी और कोई दल सामने नहीं आया। तब संघ और भाजपा में विचार विमर्श हुआ था। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि विचारधारा पर आधारित संगठन के विकास की एक सीमा होती है, हम उस सीमा तक पहुंच गए हैं। अब विचारधारा से समझौता किए बिना हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। उसके बाद ही एजेंडा फॉर गवर्नेंस बना 1998 में और एनडीए बना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना, गठबंधन के साथी मिले, सरकार बनी। लेकिन उसकी कीमत क्या चुकाई भाजपा ने? अपने कोर इश्यूज़ को बैक बर्नर पर रख दिया। कहा कि इनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इनको ठंडे बस्ते में रखते हैं। क्योंकि भाजपा को लगा, और उस समय का संघ का जो नेतृत्व था उसको भी लगा कि अगर आगे बढ़ना है, अगर अपने बल पर बहुमत लाना है, तो विचारधारा से समझौता करना पड़ेगा।
पूरी तरह से शुद्ध रूप से विचारधारा के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक हीन ग्रंथि थी कि हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो हमको ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा सकती। ये जो छद्म धर्मनिरपेक्षता का माहौल बनाया गया पिछले 77 सालों में देश में, उसका असर था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हम अपने कोर इश्यूज से कोई समझौता नहीं करेंगे, और भाजपा के मैनिफेस्टो में उसके कोर इशू लौट आए। इस बात की परवाह नहीं की कि इसके कारण हमें साथी दल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कोर इश्यूज को वापस लाए और 2014 से 19 के बीच में और फिर 19 से 24 के बीच में अपने कोर इश्यूज को एड्रेस किया। चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मामला हो, या फिर सीएए का मामला हो, या दूसरे मामले जो भी है, उन सब को एड्रेस किया, उन सब का हल खोजा। उसमें जीएसटी को भी शामिल कर लीजिए, उसमें आप नोटबंदी को भी शामिल कर लीजिए, उसमें अर्थव्यवस्था का जो फॉर्मलाइजेशन है उसको भी शामिल कर लीजिए, तमाम चीज़ें हैं। तो 15 अगस्त के भाषण में वो एक कदम और आगे गए कि इसी रास्ते पर चलेंगे और तेजी से चलेंगे। उन्होंने कहा देश में पिछले 77 वर्षों से कम्युनल सिविल कोड चल रहा है, ये किसी धर्मनिरपेक्ष देश में नहीं हो सकता। हम सेक्युलर कॉमन सिविल कोड ले आएंगे। ये बात किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पहली बार कही है। तो ये दोधारी तलवार है, दो तरफा वार किया है उन्होंने। एक कि हम कॉमन सिविल कोड लाने जा रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया कि संविधान के जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट कई बार फैसला दे चुका है, जजमेंट दे चुका है, निर्देश दे चुका है कि आपको बनाना चाहिए कॉमन सिविल कोड, ले आना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। और साथ में जो विरोधी हैं उनको बताया कि आप जिस सिविल कोड की बात करते हैं वो कम्युनल है, हम जो बनाने जा रहे हैं वो सेकुलर होगा, क्योंकि वो किसी धर्म की मान्यता या मजहब की मान्यता के आधार पर नहीं होगा। वो सारे नागरिकों को एक दृष्टि से देखेगा। इस देश का जो भी नागरिक है उसका मजहब कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, क्षेत्र कुछ हो, भाषा कुछ हो, लेकिन सिविल कोड जो है उसके लिए कॉमन होगा। यानी एक ही कानून सारे देश पर लागू होगा, सारे देशवासियों के लिए एक कानून होगा। फिर उन्होंने देश में अराजकता फैलाने वालों से सावधान किया कि इसकी कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले से हो रही थी। जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ करने की कोशिश हो रही है। ऐसी ताकतों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी नज़र में अपना स्वार्थ सबसे पहले है, देश का हित नहीं है। तो ये देश हित के बारे में सोचने वाली ताकतें नहीं हैं, ये नकारात्मक ताकतें हैं। इनकी गोद में नकारात्मकता पलती है तो उससे अराजकता निकलती है, उससे देश का नुकसान होता है। फिर भ्रष्टाचार की बात की उन्होंने। ये माना जा रहा था कि बीजेपी की सीटें घट गई हैं, 303 से 240 हो गई हैं, एनडीए की सीटें 353 से घटकर 292 हो गई हैं, तो अब प्रधानमंत्री बैकफुट पर होंगे। और सबसे ज़्यादा उम्मीद ये की जा रही थी उनके विरोधियों द्वारा कि वो अब कोएलिशन पॉलिटिक्स यानी गठबंधन की राजनीति के दबाव में होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए, हम अपने कोर इश्यूज से किसी दबाव में समझौता नहीं करेंगे, इसकी हमें कोई भी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। जिनको हमारे साथ चलना है वो चले, जिनको नहीं चलना है वो स्वतंत्र है। ये बात उन्होंने कही नहीं, लेकिन इसका संदेश यही है कि हम अपने जो कोर इश्यूज हैं जिनको हम देश हित में मानते हैं उस पर चलते रहेंगे। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार का कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा अभियान रुकेगा नहीं, बल्कि और तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो सोच लीजिए, जो जो लोग जमानत पर रिहा है उनके लिए ये खतरे की घंटी बजी है। उसमें लालू प्रसाद यादव का परिवार है, उसमें गांधी परिवार भी है, और लोग भी हैं, और नेता भी हैं। तो उनके लिए उन्होंने एक तरह से खतरे की घंटी बजा दी है कि अब रुकने वाले नहीं हैं। ये आपको जो गलतफहमी थी कि 240 सीटें आ गई तो अब कमज़ोर पड़ गए, तो ये अभियान धीमा हो जाएगा, ऐसा होने नहीं जा रहा है। एक और बात उन्होंने कही, कोलकाता की घटना का जिक्र किए बिना, अयोध्या की घटना, कन्नौज की घटना का जिक्र किए बिना
उन्होंने कहा महिला सुरक्षा को लेकर देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता, ऐसे लोगों के मन में कानून का डर बिठाना पड़ेगा कि उनकी हिम्मत ना हो इस तरह का दुष्कर्म करने की, इस तरह की हरकत करने की। उन्होंने पूरे भाषण में किसी पार्टी का, किसी प्रदेश का नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है वो क्या कर रही है, किस तरह के विदेशी तत्वों से, ताकतों से मिली हुई है, इसकी ओर साफ साफ इशारा किया। तो एक जो वैचारिक धुंधलका लग रहा था कि आने वाला है, उसको उन्होंने, उस कोहरे को बिल्कुल छांट दिया, साफ कर दिया कि कोई गलतफहमी में मत रहिए। हमारी सीटों की संख्या कम हो गई है इसलिए हमारा लोगों से विश्वास उठ गया है, ऐसा नहीं है। हमारा विश्वास आज भी लोगों पर कायम है और उन्हीं की ताकत से हम आगे बढ़ेंगे और अपनी विचारधारा के साथ बढ़ेंगे। तो कोई वैचारिक विचलन नहीं होगा और वैचारिक रूप से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा जातिवाद और परिवारवाद के जहर से मुक्ति पानी होगी। जिस तरह से जातिवाद को बढ़ाकर देश को बांटने की कोशिश हो रही है, उसको रोकने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र किया। कहा इसकी वजह से विकास रुकता है, बार बार जल्दी जल्दी चुनाव होने से विकास का काम रुकता है, देश का विकास अवरुद्ध होता है। 2047 तक विकसित भारत बनाने की उनकी जो कल्पना है उसके बारे में विस्तार से बताया, किस तरह से रोज़गार के नए अवसर पैदा करने की कोशिश हो रही है। और एक बात और कही उन्होंने, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए उसके साथ कि देश में 1 लाख युवकों को राजनीति से जोड़ने की कोशिश होगी, यानी युवा लोग, नए लोग राजनीति में आए, इसका प्रयास होगा। ये मुझे लगता है अपनी तरह का पहला और बड़ा अनूठा प्रयास है कि परिवारों से बाहर, राजनीतिक परिवारों से बाहर के नवयुवकों को राजनीति की मुख्य धारा में लाया जाए। अब ये बड़ी कठिन चुनौती है, लेकिन इसी चुनौती के बारे में नहीं, जो वैश्विक चुनौती है, जो अंदरूनी चुनौती है, उन सब के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौती को चुनौती देना हम जानते हैं। उन्होंने कहा 40 करोड़ की आबादी हमारी थी करीब जब स्वतंत्रता का संग्राम हो रहा था। 40 करोड़ लोगों की सामूहिक शक्ति ने देश को आज़ादी दिला दी। तो 140 करोड़ लोगों की सामूहिक शक्ति हमें कहाँ ले जा सकती है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और कहा कि ये 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होगी। तो प्रधानमंत्री का कुल भाषण जो है अपने राजनीतिक विरोधियों पर बहुत ही तीखा, मुझे लगता है कि पिछले कई सालों में इस तरह का अटैक उन्होंने बिना नाम लिए, बिना उनका जिक्र किए शायद नहीं किया होगा। और जितनी स्पष्टता थी उनकी बातों में, विचारधारा का मामला हो, प्रशासन का मामला हो, विकास का मामला हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था, द्वंद्व नहीं था। उन्होंने द्वंद्व पालने का इरादा छोड़ दिया है, युद्ध को टालने का भी इरादा छोड़ दिया है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि अब युद्ध किए बिना और कोई चारा नहीं है। ऐसी ताकतों से युद्ध लड़ना पड़ेगा और ऐसी ताकतों से लड़ने के लिए सबसे मजबूत हथियार अगर कोई है तो वह है विचारधारा। और विचारधारा से कोई समझौता किए बिना ही हम इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तो जो उनसे पहले की पीढ़ी थी, जिसको लग रहा था कि विचारधारा से समझौता करके आगे बढ़ सकते हैं, उस विचार को उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया, उसको एक तरह से कहिए रिजेक्ट कर दिया है। कहा इसको नहीं मानते, हम आगे बढ़ेंगे तो अपनी विचारधारा के आधार पर ही। और इस चुनाव का नतीजा इसी बात का संकेत करता है कि विचारधारा में जहाँ भी आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते दिखाई देंगे, फिर आपकी कमज़ोरी बढ़ती जाएगी, फिर आपका समर्थन घटता जाएगा। तो मुझे लगता है इस लोकसभा चुनाव के नतीजे का सबसे बड़ा सबक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने जो सीखा है वो ये कि विचारधारा पर मजबूती से डटे रहो
और जो लोग इस विचारधारा के समर्थक हैं उनका हौसला बढ़ाओ। तो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से संदेश दिया कि हम 400 पार भले ही न कर पाए हों, 400 सीटें एनडीए की भले ना आई हों, लेकिन हमारा हौसला 400 सीटों से ज़्यादा वाली पार्टी का है। हौसले में कोई कमी नहीं आई है, हमारी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई है और हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं आएगी। हम आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्रयास करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं भी आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखाई दी। उनके पूरे भाषण में जिस तरह का आत्मविश्वास झलक रहा था, उससे लग ही नहीं रहा था कि उनकी पार्टी की सीटों की संख्या कम हो गई है। उनकी अपेक्षा के अनुरूप लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं। वो सहयोगी दलों पर उनकी सरकार निर्भर हो गई है। ये इस सब का लेश मात्र भी कोई असर दिखाई नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि 400 सीटें अगर एनडीए ने पार की होती और बीजेपी ने 375 सीटें पार की होती तो इससे अलग कुछ उनका भाषण होता। हो सकता है कुछ और योजनाओं पर बात करते, कुछ और बातों पर बात करते, लेकिन जो दिशा है और जो संकल्प है उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। तो उनके इस भाषण का असर काफ़ी समय तक रहने वाला है। जो चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान लग रहा था और उसके बाद कुछ नतीजे आने के बाद 10-5 दिनों तक लग रहा था कि नैरेटिव अब विपक्ष बना रहा है, इनिशिएटिव भाजपा के हाथ से निकल रहा है, मोदी सरकार के हाथ से निकल रहा है, वो नैरेटिव उन्होंने फिर से सेट कर दिया कि नैरेटिव तो हम ही सेट करेंगे, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखना है विपक्ष की ओर से इसका क्या जवाब आता है, किस तरह से जवाब आता है। लेकिन उन्होंने आज वो सब बातें कही जो उनका समर्थक वर्ग सुनना चाहता था उनसे, जिसकी उनको अपेक्षा थी। सबसे ज़्यादा अपेक्षा उनके कार्यकर्ताओं को थी। उसमें जो एक निराशा का भाव आया है लोकसभा चुनाव के नतीजे से, उसमें आशा का संचार कैसे किया जाए, उनको उत्साहित कैसे किया जाए, उनको कैसे एनर्जाइज किया जाए, ये भाषण उसके लिए था। ये भाषण देश और दुनिया को बताने के लिए था कि हम किसी से डरते नहीं हैं और डरेंगे नहीं, किसी दबाव में नहीं आते हैं। अमेरिका का जो भी रोल रहा हो, अमेरिका का बांग्लादेश की घटनाओं पर जो भी प्रतिक्रिया रही हो, शेख हसीना को यहाँ पर औपचारिक रूप से शरण भरे न दी हो, लेकिन शेख हसीना यहाँ पर हैं और अमेरिका की इच्छा के विपरीत हैं। अमेरिका ने उनका वीज़ा जो है रिवोक कर दिया और इंग्लैंड को उनको पॉलिटिकल एसाइलम नहीं देने दिया। ये सब जानते हुए भी उन्होंने शेख हसीना से ये नहीं कहा कि आप हमारा देश छोड़कर चले जाइए, इससे हमको नुकसान हो सकता है या अमेरिका हमसे नाराज़ हो सकता है। किसी की नाराज़गी की परवाह नहीं है। अमेरिका जब सैंक्शंस लगा रहा था रूस पर, यूरोप सैंक्शंस लगा रहा था, तब भी उन्होंने परवाह नहीं की थी। क्यों? एक ही बात कि हम अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखते हैं, राष्ट्र प्रथम, उसी के आधार पर सारे फैसले होंगे। तो शेख हसीना के बारे में, बांग्लादेश के बारे में जो भी फैसला होगा, इसी बात को ध्यान में रखकर होगा कि हमारे राष्ट्रीय हित में क्या है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।